हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेनो महासागर पर। 100 शब्द प्रति मिनट की जो सीरीज़ चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा कंप्लीट होते तक। और इस डिक्टेशन की टाइमिंग रहेगा 10 मिनट। 8 से 10 मिनट की डिक्टेशन का अभ्यास आपको इसलिए करना है ताकि आपकी लिखने की क्षमता बढ़ सके। जैसे आप अभी डिक्टेशन लिखते होंगे, यदि ज़्यादा स्पीड का लिख रहे हैं तो 5 मिनट में ही आपका हाथ दर्द होने लग जाता है ना। जैसे स्किल टेस्ट दिलाने आप जाएंगे तो 5 मिनट का डिक्टेशन आपको दिया जाएगा, आपका हाथ दर्द होने लगेगा तो आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। इसलिए आप 8 से 10 मिनट के डिक्टेशन का अभ्यास अभी से करें ताकि 5 मिनट के डिक्टेशन आप आसानी से लिख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उसी से संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी हाल में ही मैं अपने ज़िले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे ज़िले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत कम हुई है। इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है उसमें वहाँ पर खाने पीने की बहुत परेशानी होगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहाँ पर जिस सहायता की आवश्यकता हो, जिस अन्न की आवश्यकता हो, मंत्री जी उसके उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहाँ तक मैं अपने ज़िले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसीलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसीलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिनसे अब हमारे देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति आई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत गया है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया
और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाई है। इसका कारण है, इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अंत में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मिट्टी के तेल, खाद और पंपिंग सेट पर जो कर लगाए गए हैं उन पर फिर से विचार करें। इन वस्तुओं में आपको अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। इन छोटे मोटे करों से हमें बहुत अधिक रकम भी नहीं मिल पा रही है। इनके लगाने से हमारी उन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए इनको वापस ले लेना चाहिए। जहां आपने उनका इतना ख्याल रखा है, वहाँ थोड़ा सा और ख्याल करें तो अच्छा होगा। सभापति महोदय, दूसरा जो सबसे अधिक विवाद खड़ा हुआ है वह पब्लिक स्कूलों के सिद्धांतों को लेकर हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम कुछ निहित स्वार्थी लोगों के हितों पर, कुछ मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों पर चोट करते हैं तो वे संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान की दुहाई देकर कहते हैं कि हमारे विशेष अधिकारों को आप छू नहीं सकते। इसमें चाहे राजाओं के प्रिवी पर्स का सवाल हो, चाहे राजकुमारों की शिक्षा का सवाल हो, या बड़े बड़े सेठों के बच्चों या बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चों की शिक्षा का सवाल हो। महोदय, यह सही है कि हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देनी चाहें वैसी शिक्षा उन्हें दिलाएं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेब काटने वालों के स्कूलों में जेब काटने की शिक्षा दिलाएं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि आज जो इस तरह के पब्लिक स्कूल हैं वे जेब काटने वाले पैदा कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे अधिक समाज विरोधी तत्व इन्हीं स्कूलों द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। जो बच्चे इन स्कूलों से निकलते हैं वे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जो साधारण गरीब जनता है उसके लिए उनके दिलों में वहाँ पर नफ़रत पैदा की जाती है। जब वे इन स्कूलों से निकलकर बाहर आते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे स्वर्ग से उतरकर आए हैं। इन पब्लिक स्कूलों में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के महान इतिहास, हमारे देश की शिक्षा से बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा जो हमारे इन पब्लिक स्कूलों में दी जाती है वह राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और वह देश के लक्ष्यों, हमारे राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करती बल्कि उनमें बाधा डालती है। आश्चर्य की बात यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जब नौकरी देने का प्रश्न आता है तो सबसे अधिक अवसर
इन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी सेवाओं में जो आते हैं वे सब एक विशेष मनोवृत्ति लेकर आते हैं। वे देश की सेवा करने की मनोवृत्ति लेकर नहीं आते हैं, बल्कि अपने आराम की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि यदि यह वैधानिक प्रश्न हो तो हमें विधान में संशोधन करना चाहिए। इससे पहले हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इन पब्लिक स्कूलों और दूसरे सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में जो फीस में असमानता है वह असमानता ना रहे। हम यह भी रोक लगा सकते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक स्कूल में जब दाखिला किया जाए तो स्कूल के पड़ोस में नज़दीक में रहने वालों को अवसर दिया जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे देश में सही मायनों में समानता आनी शुरू हो जाएगी और भेदभाव भी दूर होना शुरू हो जाएगा। स्टॉप।